हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये करंट अफेयर्स का होने वाला है और इसमें हम क्या करने वाले हैं, वीकली करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 1 से 10 5 तक के करंट अफेयर्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं हम जो भी करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं ये हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेंगे, ताकि अगर मे भी हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सके, लेकिन यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से किसी एक क्वेश्चन से आप 3 से 4 क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इस समय पर चर्चा में रहा है, इस वीक में अगर मैं बात करूं चर्चा में था, तो वो था हमारा मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस बार का जो मिस वर्ल्ड टाइटल है ये किसे मिला हुआ है, तो क्रिस्टीना को मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कहाँ की रहने वाली है, तो आपको पता होना चाहिए चेक रिपब्लिक की रहने वाली है, चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं। और इस बार जो टाइटल था वो 71st नंबर का टाइटल था, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि कहाँ पर आयोजित किया गया था, मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, भारत में 28 सालों के बाद ये फिर से किया गया है। ठीक, तो इसके पहले 28 साल पहले भारत में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कहीं आपको मिस वर्ल्ड टाइटल 2023 देखने के लिए मिलेगा, कहीं 24। एक्चुअली में हुआ ये 23 का ही है, लेकिन 24 में कमेंट्स किया गया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। दोनों अगर पूछे जाएंगे तो आपको इन्हीं का नाम टिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि 70th नंबर का जो था, जो 2022 में हुआ था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 2022 में 70th नंबर का हुआ था, वो किसने जीता था, तो जो पोलैंड वाली थी कैरोलिना, उन्होंने जीता था। कैरोलिना नाम है इनका। ये कहाँ की रहने वाली थी, पोलैंड की रहने वाली थी। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी क्या होता है कि जो भी मिस वर्ल्ड का टाइटल है, मिस यूनिवर्स का टाइटल है या मिस इंडिया का टाइटल होता है, वो प्रीवियसली जिसने जीता था वही आके नए वाले को पहनाते हैं क्राउन। तो यहाँ पर भी यही काम किया गया था, जो पुरानी वाली थी उन्होंने आके क्राउन पहनाया था। इसलिए मैंने आपके दोनों के नाम बता दिए हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। भारत ने अभी तक कितनी बार मिस वर्ल्ड जीता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया अगर, तो आपको पता होना चाहिए भारत ने अभी तक 6 बार मिस वर्ल्ड का कॉम्पिटिशन जीता है। सबसे फर्स्ट नंबर की आपको ध्यान रखना है कौन थी, तो रीता फारिया सबसे फर्स्ट नंबर की थी, इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि बहुत लेटेस्ट वाली कौन थी, तो 2017 का टाइटल जीता था मानुषी चिल्लर ने, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, मानुषी चिल्लर, इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। आगे बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसमें लिखा ही हुआ है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस सेलिब्रेटेड ऑन। तो देखिए यहाँ पर ये 10 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली इंटरनेशनल वुमेन डे कब होता है, 8 मार्च को होता है। और इस बार अगर मैं थीम की बात करूं तो इसकी थीम क्या रखी गई थी, वुमेन इन जस्टिस एंड वुमेन फॉर जस्टिस। इस बार अगर आपको पता होगा कि नारी शक्ति को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है इस ईयर में, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो इसकी थीम है वो भी यहाँ पर रखी गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि फर्स्ट विमेन जज भारत की कौन थी, तो उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट में विमेन जज कौन बनी थी, 2 अलग अलग मैंने क्वेश्चंस पूछे, उनके नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि देखिए वीकली करंट अफेयर्स है, एक बार में आप पूरा पढ़ लेंगे, फिर हम इसी तरह से हर वीक के लेकर आएंगे आपके लिए। तो इस तरह से आपको 3 वीडियोस मिलेंगे, 1 to 10, देन उसके बाद 11 to 20 एंड 21 to 30, है ना, इस हिसाब से आपको वीडियोस मिल जाएंगे। फिर कोशिश हम ये करेंगे एक मंथली कंपाइलेशन भी लेकर आए आपके लिए, ताकि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इजीली उसको अवेल कर सकें। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है CISF रेजिंग डे सेलिब्रेटेड ऑन। अब यहाँ पर मैं आपको 4 से 5 चीजें यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CISF होता क्या है। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता होगा कुछ आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, उनसे रिलेटेड ही है ये। और जो CISF है ये वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंतर्गत आती है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो डिफेंस के अंतर्गत नहीं आती हैं। ऐसी 7 फोर्सेस होती हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। उनमें से ही एक CISF भी है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि इसका डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए 10th of March को ये सेलिब्रेट किया गया है।
अब मैंने आपको बोला कि 7 ऐसी चीजें हैं, तो एक सबसे पहली जो है वो है असम राइफल्स, जिसके बारे में आपने सुना होगा। फिर एक है जो हमारी यही है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। बेसिकली जो इंडस्ट्रियल एरियाज होता है वहां पर ये देख रेख करने का काम करती है, जैसे पोर्ट हो गया, पोर्ट पे जो पुलिस लगी रहती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कुछ बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर पुलिस लगती है, तो ये वाली पुलिस ही वहां पर काम कर रही है। ठीक है ना, कुछ बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर लगाई जाती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपने सुना होगा कि मोदी जी को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, Z+ सिक्योरिटी, Z सिक्योरिटी, X सिक्योरिटी, Y सिक्योरिटी, ये भी कौन प्रोवाइड करता है? तो CISF ही प्रोवाइड करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक आ जाएगा हमारा CRPF, जिसके बारे में आपने सुना होगा। CRPF जो होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो होती हैं, ये भी इसी के अंतर्गत हो गई। देन उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा ITBP, जो तिब्बतन बॉर्डर, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स पुलिस जो होती है वो हो गया। फिर आपने NSG सुना होगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं वो सुना है। देन उसके बाद आपने सशस्त्र सीमा बल सुना होगा, और उसके साथ एक आ जाता है हमारा अगर मैं बात करूं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है ना, BSF। तो ये 7 जो हैं ये किसके अंतर्गत काम करती हैं? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें से अगर मैं बात करूं, असम राइफल्स हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया और BSF हो गया, ये आपको बॉर्डर पर काम करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है ना, तो बॉर्डर पे इन्हीं की तैनाती रहती है। आगे बात कर लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ समुद्रयान मिशन ऑफ इंडिया। देखिए अभी बहुत सारे मिशन इंडिया के द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए समय समय पर कि किस तरह से कौन सा मिशन कब लॉन्च किया गया है और उसका नाम क्या है। तो देखिए समुद्रयान से कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि समुद्रयान यही वाला हो सकता है, तो हो सकता है समुद्रयान हो या समुद्रम हो, लेकिन इसका नाम है मत्स्य। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 6000 किलोमीटर की गहराई में जाकर हमें देखने वाले हैं, और ये भी एक मैंड मिशन है। इसमें भी हम लोगों को भेजने वाले हैं, तो मैंड मिशन है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली डीप सी के अंदर हम जाने वाले हैं और वहां पर देखने वाले हैं कि वहां का वातावरण कैसा है, वहां की इकोलॉजी, इन्वायरमेंट किस तरह से है, क्या परेशानियां हो रही हैं, तो इन सबको यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये मिशन लॉन्च कब किया गया था, तो ये भारत सरकार के द्वारा 2021 से 26 के लिए 5 सालों के लिए लॉन्च किया गया मिशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने वाला इंडिया 6th नेशन बन जाएगा। इसके पहले कौन से नेशन थे? तो USA है, रशिया है जो ये कर चुका है, चाइना ये कर चुका है काम, ठीक है, फ्रांस ये काम कर चुका है, और जापान ये काम कर चुका है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और किस चीज के अंतर्गत कौन इसके तहत काम कर रहा है? तो NIOT इसके अंतर्गत काम करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशियन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशियन टेक्नोलॉजी, ये इसके अंतर्गत काम कर रहा है। और इसका हेडक्वार्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर है? चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं, सेला टनल रिसेंटली न्यूज लोकेटेड है। देखिए याद रखना है आपको, बोथ आ जाएगा इसका आंसर। और अगर मैं बात करूं कहां से कहां तक है, तो ये तेजपुर असम से निकलता है, और कहां पर आपको मिलेगा? तवांग डिस्ट्रिक्ट, तवांग अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना है, तेजपुर असम से तवांग अरुणाचल प्रदेश में जाता है। अब बना कौन रहा है? तो जो हमारी BRO होता है वो बना रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये बना रहा है। देखिए आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश पे आए समय चाइना अपनी निगरानी रखा रहता है, तो वहां पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमारी सेना वहां किस तरह से जा रही है, क्या मतलब कौन से कहना चाहिए उपकरण लेकर जा रही है, क्या है, तो ये सब चाइना को पता चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं उसके सर्विलियंस से बचने के लिए एक टनल टाइप का बनाया जा रहा है, जिस टनल के थ्रू जो हमारे जवान है वो वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो उनको पता भी नहीं चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायलेन टनल है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है ये, सॉरी लॉन्गेस्ट है बायलेन टनल, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
Who took additional charge as the MD of NHPC? देखिए ये आप लोगों को ध्यान रखना है, NHPC अभी चर्चा में था, इसलिए यहाँ पर पूछा भी गया है आप लोगों से कि NHPC के कौन बन गए हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद गोयल जो है वो बन गए हैं यहाँ पर MD NHPC के। ठीक है, और मैं क्या बोल रही हूँ, एडिशनल चार्ज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एनएचपीसी पे किसी और पद पर भी कार्यरत हैं और इनको अलग से एक चार्ज दिया गया है। अगर मैं बात करूँ एनएचपीसी की, तो ये इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन या कंपनी। ठीक है ना, ये आप लोग को पता होना चाहिए किस तरह की कंपनी है, तो ये मिनी रत्न कंपनी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मिनी रत्न कंपनी है। कंपनीज में भी अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं ना, तो ये मिनी रत्न कंपनी में आ जाती है। इस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 में, और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया, फरीदाबाद में बनाया गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इंडियाज इंडिजीनियस राउटर लॉन्च, व्हाट इज MPLS इन इट? देखिए मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। राउटर बनाया गया है, मतलब कि इंडिया के, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, दूसरी कंपनीज के बनाए हुए राउटर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको क्या है कि इंडिया का खुद का बना हुआ यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा उससे, सबसे पहले तो एक, जब भी कोई इंडिजीनियस चीज बनती है तो हमारे यहाँ पर ही कुछ कहने चाहिए जॉब क्रिएशन एक तरह का होता है, बहुत सारे लोगों को नई चीजें सीखने के लिए मिलती हैं। और दूसरी तरफ ये होगा कि जो हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगे हैं उसके लिए ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम उठाया गया है। तो जब भी आप लोग एग्जाम में पढ़ें कि इंडिजीनियस आया है कुछ, तो उसको आप आत्मनिर्भरता से ही कनेक्ट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा हो। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक हफ्ते का करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल शक्ति अभियान 2024 लॉन्च्ड एट। अब देखिए जल शक्ति अभियान इस समय आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा, क्यों, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ रहा है। गर्मी के मौसम में ही यूजुअली ऐसा होता है कि जो रेन हो मतलब बारिश का जो पानी रहता है उसको हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो कैच द रेन 2024 करके इसका कैंपेन चलाया गया था, कैच द रेन 2024 करके इसका कैंपेन चलाया गया। और इस बार की थीम भी नारी ओरिएंटेड ही रखी गई है। लोगों को ऐसा लगता है महिलाएं पानी का वेस्ट ज्यादा करती हैं, तो यहाँ पर बोला गया है भाई नारी शक्ति से जल शक्ति, मतलब वो अगर बचाएगी तो बचेगा, अदरवाइज नहीं बचेगा। उनका कहने का मतलब ये, ऐसे मैं जोक्स अपार्ट मैं बता रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, कुछ ऐसी चीजें करने से याद रहता है। ठीक है, कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है, नेशनल वाटर मिशन के तहत। नेशनल वाटर मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये नेशनल वाटर मिशन की अगर मैं बात करूं, या मैं बात कर सकती हूँ जल शक्ति अभियान की, तो ये 2024 का है। तो स्टार्ट कब से हुआ था, 2019 से चल रहा है, 2019 से ही हमने इसको काम करना चालू कर दिया था। आगे बढ़ लेते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन पोषण पखवाड़ा? तो पोषण पखवाड़ा याद रखना है आपको, 15 दिनों का होता है और हमेशा ये मार्च के मंथ में होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक चीज और मैं यहाँ पर बताऊंगी, सितंबर के मंथ में भी एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह बोलते हैं। ठीक है ना, अब मार्च के मंथ में जो हो रहा है वो पोषण पखवाड़ा है। कब से कब तक है, 9 मार्च से लेकर 23 मार्च तक आपको देखने के लिए मिलेगा ये। और इस बार का इसका भी थीम रखा गया है कुछ, क्या थीम रखा गया है, पोषण भी पढ़ाई भी। कि आप पोषण अच्छे से मिला हुआ है भाई तो पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, तो पोषण भी पढ़ाई भी, ये करके यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ये कब से चल रहा है, तो ये 2018 से चलना चालू हुआ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम पोषण का फुल फॉर्म लिख लेते हैं। पोषण का फुल फॉर्म अगर इन केस आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, PM ओवर आर्किंग, PM ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। होलिस्टिक न्यूट्रिशन बेसिकली जो महिलाएं
जिनको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पाता है, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे माल न्यूट्रिशन से ग्रसित रहते हैं, उनके लिए ये पोषण पखवाड़ा चलाया जाता है, जिसमें उनको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, और उनको पोषण किस चीज से आपको मिलेगा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी यहाँ पर बताया जाता है। इवन जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी बताया जाता है, क्योंकि एक नवजात शिशु के लिए किस तरह से पोषण जरूरी होता है ये इन लोगों को यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट म्यूजियम डेडिकेटेड टू कोऑपरेटिव ओपन सेट कहाँ पर ओपन किया गया है? जो कोऑपरेटिव, देखिए आपको पता होगा कि हमारे संविधान में भी कोऑपरेटिव्स का बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है, और यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उन्होंने भारत के लिए शुरू से काम किया है। अगर मैं एक बहुत फेमस कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं जिसका नाम है अमूल, तो ये किसके लिए था? डेयरी उद्योग के लिए था। और जब व्हाइट रेवोल्यूशन आया था तब, अब जल्दी से आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि व्हाइट रेवोल्यूशन कब आया था और कौन लेकर आया था। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाइट रेवोल्यूशन कौन लाया था और किस ईयर में आया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट म्यूजियम हमने डेडिकेट कर दिया है, और ये कहाँ पर खोला गया है तो आपको पता होना चाहिए, केरला के कोझिकोड ऑफ केरला में खोला गया है। तो फर्स्ट नंबर का कौन सा था? ये तो इंडिया का पहला है, ये वर्ल्ड का दूसरा है, वर्ल्ड का सेकंड है, और अगर मैं बात करूं फर्स्ट नंबर का वर्ल्ड का कौन सा रहा है तो उसका नाम है टोड लेन। ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? यूनाइटेड किंगडम में। इसका नाम आपको ध्यान रखना है। कब खोला गया था? देखिए बहुत पुराने समय की बात है, 1844 में इसका अनावरण किया गया था। 1844 में ये डेडिकेटेड म्यूजियम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु टॉप्ड द चार्ट ऑफ हाईएस्ट पासपोर्ट पेनिट्रेशन अमंग विमेन? विमेन के बीच में सबसे ज्यादा पासपोर्ट किस देश किस स्टेट ने लिए हैं? तो केरला। देखिए आपको पता होगा लिटरेसी रेट के मामले में भी, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा शिक्षित लोग कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? तो आपको केरला देखने के लिए मिलेंगे। सबसे ज्यादा शिक्षित महिलाओं की बात करेंगे तो भी आपको केरला में देखने के लिए मिलेंगी। इसीलिए सबसे ज्यादा पासपोर्ट विमेन के लिए कहाँ पर निकाले गए? केरला में ही निकाले गए हैं। इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा पासपोर्ट ओवरऑल अगर मैं बात करूं पेनिट्रेशन की, तो भी केरला में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर मैं मेल कैटेगरी में बात करूं कि जहां पर सबसे ज्यादा मेल कैंडिडेट्स को मिले तो वो यूपी है। ठीक है ना, आप लोग पंजाब नहीं लिख के आएंगे, यूपी लिख के आएंगे। यूपी वाले ज्यादा जा रहे हैं इस समय पर बाहर पढ़ाई करने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है रिपोर्ट में कि क्या होता है कि केरला में यूजुअली लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, विमेन बहुत पढ़ी लिखी हैं, तो वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाती है, जिसके तहत यहाँ पर पासपोर्ट बहुत ज्यादा इशू किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरुण गोयल रिजाइन फ्रॉम विच पोजीशन? तो ये शायद मैं आप लोगों को एक बार और पढ़ा चुकी हूँ। जो अरुण गोयल जी हैं ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं या हमारे कहना चाहिए हमारे सिस्टम की बात करते हैं, त्रिस्तरीय या 3 सदस्यीय आप लोगों को ये देखने के लिए मिल जाती है इलेक्शन कमीशन। अब इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अब ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है उसमें से एक हो गए हैं रिटायर और एक ने कर दिया है रिजाइन। तो अब बस बचे कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राजीव नाम है इनका, है ना, ये बचे हुए हैं। बाकी सारे लोगों ने रिजाइन कर दिया। तो सोचिए अब लोकसभा चुनाव बस एक ही व्यक्ति करवाने वाला है ना। जोक सपाट, तब तक यहाँ पर नियुक्ति हो जाएंगी। राजीव कुमार नाम है इनका, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अभी रिजाइन किसने कर दिया? अरुण गोयल जी ने कर दिया है। और रिटायर कौन हो चुके हैं? तो अनूप चंद्र जी थे, अनूप चंद्र, ये रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ रही हो सारी चीजें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते चलिए और लाइक जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन? देखिए जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे हम किसी भी तरह से, तो ये 1 मार्च को हम नहीं करेंगे किसी को डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, ऐसा इसको थोड़ा सा याद करने का ट्रिक है कि देखिए जीरो के बाद क्या आता है? 1, तो जीरो के बाद 1 आया तो दैट इज 1 मार्च, ऐसे याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब ये 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको बोला किसने था कि भाई सेलिब्रेट करना चाहिए? तो एक संस्था है UNAIOS, इसका नाम आप लोग एज इट इज याद रखेंगे, UNAIOS, सॉरी AIDS, एड्स।
एड्स पेशेंट को यूजुअली डिस्क्रिमिनेट बहुत ज्यादा किया जाता था, तो उनमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके लिए जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, 1 मार्च को। अब जो हमारा थीम था वो इंपॉर्टेंट है भाई, थीम पूछते हैं वनडे एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा, टू प्रोटेस्ट एवरीवन, टू प्रोटेस्ट एवरीवंस हेल्थ एंड प्रोटेक्ट एवरीवन राइट्स। ठीक है, प्रोटेक्ट एवरीवंस हेल्थ एंड प्रोटेक्ट एवरीवंस राइट, ये इसकी थीम थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ पेयू, है ना। तो पेयू करके हमने पढ़ा हुआ है कि पेयू करके अभी नया भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसकी जो चेयरमैन है वो बनाया गया रेणु सूद करनाद को। देखिए इसको थोड़ा सा करनाद, है ना, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हम बोलते हैं ना पेयू करना, पेयू करना तो करना, तो करनाद ऐसे करके थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, तो रेणु सूद करनाद इनका नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। भारत की कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली यही होते हैं कि ये हमारी जमीन है और हम भारत सरकार को बिलोंग करती है, आप इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, या किसी के, जैसे इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि कॉपी राइट्स आ गए, बहुत सारी ऐसी चीजें आ सकती है ना। तो भारत की इसमें रैंकिंग 42 रही है। अब खुश होने की आवश्यकता नहीं है, ये रैंकिंग केवल 55 देशों के बीच में से भारत को 42 नंबर मिला है, तो खुश होने की बात नहीं है। अगर हम टॉप की बात करेंगे तो यूएसए टॉप कर रहा है इसमें, उसके बाद आपको यूके देखने के लिए मिल जाएगा, देन आपको फ्रांस देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये इसके टॉप ऑर्डर्स है और भारत की रैंकिंग 42 है। निकालता कौन है यार ये रिपोर्ट, है ना, ये भी तो क्वेश्चन आ जाता है ना कि भाई अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो होगा जिसने इंडेक्स रिलीज किया होगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है, यूएस का चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको इशू करता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड वो मैं आपको बीच बीच में बताती चलूंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवी फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद, ये देखिए अभी चर्चा में था बहुत ज्यादा, और ये जम्मू का फेस्टिवल है ना। अभी रिसेंटली अगर मैं आपको बात करूं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो होती हैं उनके अगर फेस्टिवल्स कोई चर्चा में है तो वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा उनको याद नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं है, लेकिन एग्जामिनर जो होता है वो उसका रुख उस तरफ ज्यादा जाता है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है तवी फेस्टिवल सेलिब्रेट कहाँ किया गया है, जम्मू में, 1 से 4 मार्च, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 4 दिन का फेस्टिवल रहता है और तवी रिवर के किनारे सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है तवी फेस्टिवल। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। पीएम किसान लॉन्च इन विच ईयर। अब देखिए एक्चुअली में पीएम किसान में ना अभी देखने के लिए मिला है कि इसमें थोड़ा सा और पैसा लगाया गया है, आवंटित किया गया है, और महाराष्ट्र में वहां के जो किसान हैं उनको थोड़ा ज्यादा पैसा दिया गया है, तो उसके बारे में पीएम मोदी जी ने अभी यहाँ पर बताया था, इसलिए ये पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो पीएम किसान योजना की अगर मैं बात करूं तो ये 2018 की योजना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं किसान शब्द, तो यहाँ पर किसान शब्द का मतलब क्या है, किसान सम्मान निधि। आपको पता होगा यहाँ पर किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 6,000 रुपीज दिए जाना है, कितने में, 3 इंस्टॉलमेंट में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए ना। बेसिक बेसिक बातें मैं आपको बताते चलूंगी। सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा लगा रही है इसमें। किसने लॉन्च किया हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंतारा वॉज रिसेंटली इन न्यूज। देखिए बहुत ज्यादा देखा होगा आपने ना, एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, आपने अंबानी जी के पुत्र को देखा होगा इसमें ना, तो रिलायंस फाउंडेशन की देन है ये, रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा इसको डेवलप किया जाना है। अभी रिसेंटली इसको बोला गया है कहाँ पर डेवलप करेंगे, तो अभी ये गुजरात में ही करने वाले हैं, गुजरात के जामनगर में करने वाले हैं, और बोल रहे हैं कि इसके हम बहुत सारी ब्रांचेस बनाने वाले हैं, हम कहना चाहिए एशिया को भी कैप्चर करने वाले हैं बहुत जल्दी, और इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको इसके सेंटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बेसिकली बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो उनको कुछ परेशानी होती है,
मतलब जो भी वाइल्ड एनिमल्स के लिए ही बेसिकली ये बनाया गया है। तो नाम याद रखना है वन तारा, ठीक है ना। वन वन शब्द से थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं कि एनिमल्स के लिए होगा, हम तो रहेंगे नहीं वन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक अनवील्ड एट, देखिए मैंने इस पे आप लोगों को एक वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग उसको जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये बनाया गया है उज्जैन के मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और देखिए वैदिक क्लॉक है तो कहीं ना कहीं कुछ वेदों से इसका कनेक्शन है, ठीक है ना। अब वेदों से कनेक्शन है इसका मतलब ये नहीं है कि वेदों में इसकी बात करी गई थी, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पंचांग होते हैं, है ना, उसकी तारीख वगैरह ये हम लोगों को देगा, ठीक है। तो पंचांग हमारा जो हमेशा निकलता है उसको बताएगा यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर एक तो काम ये करने वाला है ये। उसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पर जैसे जो हमारा ट्रेडिशनल पंचांग होता है वो भी बताएगा। सनराइज सनसेट पर बेस रहेगा, जैसे सूरज निकलेगा और जैसे ही सूरज निकलेगा तो 0 आवर इसमें स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे यहाँ अभी की जो हमारी घड़ियां होती है इसमें हम 12 बजे के बाद काउंट करते हैं, तो यहाँ पर सनराइज से 0 आवर स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई एक दिन में 30 घंटे होंगे, इसके हिसाब से अब रट नहीं लेना इसको कि एक दिन में 30 घंटे होते, इसके हिसाब से एक दिन में 30 घंटे होंगे, जिसमें कि हर एक घंटे में 48 मिनट्स होंगे। अभी 60 होते हैं तो 48 मिनट्स हो जाएंगे हर घंटे में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हमने उज्जैन ही क्यों पिक किया है भाई, उज्जैन जो है वो शुरू से समय को लेकर एक इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी निकलती है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंस दिया गया है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताएंगे कि भारत के कितने राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइए, आप लोग कमेंट्स में बिल्कुल रिप्लाई नहीं देते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग दीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी बात बच्चों तक पहुंच रही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी संगीत अकेडमी रत्न गिवन दिस ईयर, देखिए संगीत अकेडमी पुरस्कार दिए जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इनका अनाउंसमेंट कर दिया गया है बेसिकली अभी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें दो श्रेणी होती है, एक अकादमी रत्न होता है जो 6 लोगों को मिलना है, इस बार 6 देने वाले हैं इसमें पुरस्कार, और एक होता है यहाँ पर अकादमी पुरस्कार, बस बोलते हैं एक अकादमी रत्न होता है और एक होता है अकादमी पुरस्कार। ये दिए जाना है 92, ये याद रखना है, दोनों डेटा याद रखेंगे आप। रत्न कितने हैं, 9 सॉरी 6, और हम अगर पुरस्कार की बात करेंगे तो 92 है, ठीक है। स्टार्ट कब से हुआ था ये देना, तो 1952 से इसको स्टार्ट कर दिया गया था देना। और यहाँ पर इसी के साथ कुछ 80 यंग लोगों को भी दिया जाना है। अब उनको जो पुरस्कार दिया जाना उसका नाम यहाँ पे दिया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए पुरस्कार की श्रेणी में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, इसलिए जितने भी इस हफ्ते में पुरस्कार वगैरह दिए गए हैं, नियुक्तियां हुई हैं, जो प्लेस चर्चा में रहा है, वो मैंने सब इसमें कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who got the title of knighthood from Britain, ब्रिटेन के द्वारा नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को नाम ध्यान रखना है, सुनील भारती को दिया गया है। सुनील भारती जो है ये भारतीय इंटरप्राइजेस वाले हैं, भारतीय इंटरप्राइजेस वाले हैं, ठीक है, और भारत के हैं, तो इनको दिया गया है पुरस्कार, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगलेगा आइसलैंड इज सिचुएटेड एट, देखिए इसके बारे में शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मॉरिशस, मॉरिशस के पास। अगर आप लोग अपना वर्ल्ड मैप खोल लें 1 मिनट के लिए तो वहां पर आप देख सकते हैं जो हमारे इंडियन ओशियन है वहां पर आपको मॉरिशस देखने के लिए मिलेगा, और मॉरिशस के पास ही आपको जैसे कि अगर मॉरिशस का पॉइंट है तो यहाँ पर आपको अगलेगा आइसलैंड देखने के लिए मिल जाएगा। ये मॉरिशस की बेसिकली टेरिटरी है, इसलिए मॉरिशस का ही आइसलैंड कहलाता है। यहाँ पर ये चर्चा में था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भारत के द्वारा कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि उसके पास में आप देखेंगे तो आपको मालदीव भी देखेगा, है ना। तो आपको पता है अभी सॉरी कि मालदीव में जो कहना चाहिए वो एंटी इंडियन ज्यादा हो रहा है और चाइना की तरफ उसका रुख ज्यादा बढ़ रहा है, तो भारत को कहीं ना कहीं वहां पर भी अपनी एक कहना चाहिए पहुंच बनानी है, तो उसके आसपास में भी भारत कुछ डेवलपमेंट के काम करना चालू कर दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो ये मॉरिशस है वहां पर भारत ने क्या किया हुआ है, एक जेटी के निर्माण की बात करी है, जेटी, ठीक है। और यहाँ पर एयर स्ट्रिप्स भी बनेंगी। एयर स्ट्रिप्स मतलब एयरप्लेन उतरने के लिए जो बनाई जाती है एयर स्ट्रिप्स, वो बनाई जाएंगी। और जेटी का मतलब ये होता है कोस्टल एरिया है ना, तो कोस्टल एरिया के आसपास कुछ इस तरह से दीवार टाइप की बना दी जाती है, ताकि जो पानी आता है तो वो दीवारों से हो वापस चला रहा है, मतलब कोस्टल एरिया में अंदर पानी ना भर पाए, उसमें एक तरह से बैरियर टाइप का कुछ बनाया जाता है, उसको जेटी बोला जाता है। तो जेटी का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे 6 कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की भी बात करी है मोदी जी ने, तो वो भी यहाँ पर किए जाएंगे, उसी के तहत ये काम हो रहा है। अगर हम बात करें तो भारत ने एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट अगलेगा। ये चलाया है भारत ने 2015 में। तब से लेकर अभी तक भारत कंटिन्यूअसली मॉरिशस के लिए कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का काम इसी प्रोजेक्ट के तहत कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु वन द टाइटल ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023? तो याद रखना है आपको, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीता है। सेकंड नंबर पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रहा और थर्ड नंबर पर गुरु नानक यूनिवर्सिटी रहा। अगर मैं बात करूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण था, तो 4th संस्करण था। ये आपको पता होना चाहिए। कहां पर आयोजित किया गया है, तो गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। समुद्र लक्ष्मण इज बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत की तरफ से यहाँ पर एक किल्तान नाम का शिप है, जो यहाँ पर नेवल शिप है, जो यहाँ पर यूज किया गया था। इसने बायलेटरल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। तो किल्तान नाम याद रखना है, इंडिया मलेशिया याद रखना है, समुद्र लक्ष्मण याद रखना है। आई होप लेक्चर आपको समझ में आ रहा हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज शेयर करते जाइए। बहुत अच्छा कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, थोड़ा सा पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी? तो नाम याद रखेंगे आप, दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है। और एनएसजी अभी शायद मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वो जो 7 मैंने आपको बताया था ना सर्विसेज होती हैं, 7 आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती है जो काम करती हैं होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, उसी में एनएसजी भी है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं, उसका हेड किसको बनाया गया? दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है, ठीक है ना। बेसिकली ये एनएसजी के गठन की अगर मैं बात करूं तो 1986 में इसका गठन होता है। बेस जो कहना चाहिए आतंकवादी संगठन होते हैं या आतंकवादी एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए एनएसजी को बनाया गया है। और इनको ब्लैक कैट भी बोला जाता है। आपने इनकी ड्रेस देखी होगी तो एकदम पूरा ब्लैक पहने रहते हैं और ऐसा ब्लैक कलर का वो लगाते हैं ना, तो ब्लैक कैट इनको बोला जाता है। और इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि एक अमृतसर में आपको पता होगा कि आतंकवादी घुस गए थे बहुत सारे, तो उस समय पर क्या हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ये याद करना है आप लोगों को, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था ना। उस ऑपरेशन के बाद ही 1986 में एनएसजी का गठन किया गया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कैट अलायंस विल बी, देखिए चर्चा में था इंटरनेशनल कैट अलायंस, तो ये बनाने वाले हैं हम न्यू दिल्ली में ही। जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, तो ये इंटरनेशनल कैट अलायंस, अभी कैट आप लोगों के घर के आसपास घूमने वाली कैट नहीं है। अगर मैं कैट कैटेगरीज की बात करूंगी तो पूरे वर्ल्ड में, पहले हम वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड में 7 तरह की पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें कौन सी कैट है? बड़ी कैट्स की बात कर रहे हैं, लायन, टाइगर और हमारा चीता, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और हमारा प्यूमा, जैगवार, ये इसमें आते हैं इस कैटेगरी में। तो 7 तरह के पाए जाते हैं। भारत में 5 तरह के पाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं वो पता होना चाहिए। तो भारत में आपको जैगवार देखने के लिए नहीं मिलेगा और पूमा देखने के लिए नहीं मिलेगा ना, ये भारत में नहीं पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सारे भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके संरक्षण के लिए बोला गया था कि कैट्स कहीं ना कहीं विलुप्त होने की कगार पर आ गई हैं, तो इनके संरक्षण के लिए अलायंस बनाया गया है। बेसिकली 96 देश ऐसे हैं जहां पर कैट पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है, कैट्स वहां पर अवेलेबल हैं, कैट्स वहां पर हैं। लेकिन उसमें से अभी तक केवल 16 ने इसको साइन किया है, बाकी ने भी साइन नहीं किया है। बाय द टाइम धीरे धीरे अलायंस है तो साइन कर ही देंगे, और इसका हेडक्वार्टर भारत में ही बनाने की बात करी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु लॉन्च द लेपर्ड रिपोर्ट 2022? अब लेपर्ड भी उसी के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जब भी प्रोजेक्ट टाइगर, चलिए प्रोजेक्ट टाइगर आया तो जल्दी से कमेंट में मेरे को बताएंगे प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था,
ईयर जल्दी से बताएंगे मुझे, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था। तो जब भी हम टाइगर का यहाँ पर कहना चाहिए सेंसस करते हैं, उसके साथ ही लेपर्ड का भी हो जाता है, क्योंकि यूजुअली जहाँ टाइगर रहते हैं उसके आसपास के एरिया में ही लेपर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो हर 4 साल में इसका सेंसस होता है। तो अब जो आई है रिपोर्ट ये 2022 की आई है, इसके पहले 2018 में हुआ था सेंसस इसका, ये आपको पता होना चाहिए। कौन करवाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इसको कंडक्ट करता है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे देती हूँ कि क्या इसमें निकल कर आया है कि 8% इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है जनसंख्या में लेपर्ड्स की। और अगर मैं बात करूं तो टॉप किसने किया है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा लेपर्ड्स हैं, तो एमपी में, जहां पर टाइगर ज्यादा है वहां पर आपको लेपर्ड भी ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो 3907 अकेले आपको एमपी में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है, और ये मैंने आपको बता दिया हर 4 साल में होता है। ठीक है, इस बार का जो ये 2022 का था, ये 5th टाइम किया गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा इसे किया जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि कोई एक ऐसी जगह होगी, नेशनल पार्क होगा या टाइगर रिजर्व होगा जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने के लिए मिली है, तो वो आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट पॉपुलेशन इनकी कहाँ देखने के लिए मिली है। तो नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, श्रीशैलम कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। यहां पर इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा देखने के लिए मिली है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व एट, देखिए बहुत सारे वाइल्ड लाइफ वाले हो गए यहाँ पर, है ना। तो ये हफ्ता थोड़ा, ये वाला वीक जो था थोड़ा ना कहीं वाइल्ड लाइफ ओरिएंटेड था, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड एट, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम पढ़ लेते हैं, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत बड़ी थीम है, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको। कनेक्टिंग पीपल, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, बस आप इतना भी ध्यान रखेंगे तो चलेगा। ठीक है ना। एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ, डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भाई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी इसी दिन सेलिब्रेट, हमने अभी बात करी किसने सेलिब्रेट करना और कब से स्टार्ट किया, तो 2014 से हमने स्टार्ट किया है करना। और बोला था थाईलैंड ने कि भाई ऐसा कुछ हमको डे स्टार्ट करना चाहिए, तो थाईलैंड की सिफारिश में 2014 से हमने चालू कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चापचरकुट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, देखिए मिजोरम का फेस्टिवल है। फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट है, और मैंने अभी आपको बताया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के फेस्टिवल पूछे जाते हैं। बस बेसिकली जो झूम कृषि होती है, झूम कल्टीवेशन, हर एक एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। झूम कल्टीवेशन, शिफ्ट कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फसल हो जाती है, उसके बाद वहां पर सारी चीजों को इकट्ठा करके जलाया जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ मिजोरम में किया जाता है, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, तो सारे लोग साथ में मिलकर करते हैं। और जब ये हो जाता है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, चापचरकुट। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, चांदी तरकाशी गॉट जीआई टैग्स दैट बिलोंग्स टू उड़ीसा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चांदी की तरकाशी होती है ताराकाशी, ताराकाशी मतलब तारों से कुछ डिजाइन बनाई जाती है। चांदी क्या, मैं डिजाइन तो यहाँ बना नहीं पाऊंगी, लेकिन कुछ अच्छी सी खूबसूरत सी डिजाइन बनाई जाती है, उसकी ज्वेलरी बनाई जाती है, घर में रखने के कुछ अच्छे वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग क्या होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया का होता है ना, वहाँ की विशेषता बताता है। और अगर आप इसमें रजिस्टर करवा लेते हैं तो फिर उसमें कहना चाहिए बहुत सारे ट्रेड बेनिफिट्स भी आपको सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें छूट भी मिलती है, कभी उसमें सब्सिडीज वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। तो जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है उड़ीसा की चांदी तरकाशी को। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
और रिसेंटली अभी कुछ और ऐसा नहीं हुआ है इनोवेशन, और कोई अभी जीआई टैग नहीं दिया गया है, तो हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। इसी की तर्ज पर हम लोग नेक्स्ट क्लास जब भी करने वाले हैं, जब हमारे 20th के बाद करेंगे, तो हम 11 से 20 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो कवर करने वाले हैं। हो सकता है क्वेश्चंस थोड़े और बढ़ जाएं इस बार, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिख के ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।